नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और 14 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। बहुत ही कम समय में, वही 25 से 30 मिनट में हम यहाँ पर 55 सवाल, आपके 55 से 65 सवाल यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपका 5-5 नंबर का था, सारे यहाँ पर डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, नवपाषाण काल, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गईं? तो ये आपका देखी गई थी दक्षिण भारत में। ठीक है, किस भाग में? दक्षिण भारत में देखी गई थी। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि दक्षिण में जिस संस्कृत का उदय हुआ उसे आपका महापाषाण काल कहा जाता है, यानी नवपाषाण काल के समाप्ति के पश्चात जो होता है उसे नव महापाषाण काल कहा गया। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो आपके शिलालेख हैं उनमें आपका देखने को मिलेगा क्या, कौन सी? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। और सम्राट अशोक के केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी में हैं। कौन कौन से हैं? 2 अभिलेख आपके, एक सहबाजगढ़ी का और एक मानसेहरा का आपका जो हो जाता है अभिलेख, वो आपके सहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख जो हैं वो आपके खरोष्ठी लिपि में हो जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है आपका जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले टी फैंथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था 1837 में। मतलब पता लगाने वाले व्यक्ति थे टी टी कैंथेलर। ठीक है, टी कैंथेलर थे। और खोजने वाले व्यक्ति थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप थे। अशोक के शिलालेखों को खोजा था उन्होंने। कौन सी मस्जिद जो है दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई जाती है? तो ये लोधी वंश के शासनकाल में जो बनाई जाती है वो मोठ की मस्जिद दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बनाई जाती है। सिकंदर लोधी का अगर आपसे शासनकाल पूछता है तो 1489 से आपका 1517 के बीच में ये सिकंदर लोधी का शासनकाल होता है। इसी समय में 1505 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। मोठ जो मस्जिद है लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा निर्मित की गई थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा हो जाता है? तो सिंधु सभ्यता का भारतीय स्थल सबसे बड़ा आपका कौन सा? राखीगढ़ी हो जाता है। कौन सा? राखीगढ़ी हो जाता है। और इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया गया है। ठीक है, राखीगढ़ी को। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा, जल निकासी के प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में और घग्गर नदी के किनारे ये स्थित हो जाता है। ठीक है, घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश का आपका शाही प्रतीक क्या हो जाता है? तो यहाँ पर गोल्डन ईगल हो जाता है। ठीक है, गोल्डन ईगल हो जाता है। ये गोल्डन ईगल को यूएसए ने भी अभी क्या अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो ये तो आपको याद रखना है। यहाँ पर राष्ट्रकूट जो वंश था उसका शाही प्रतीक क्या था? तो गोल्डन ईगल हो जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपको पता है दंती दुर्ग हैं। उनकी राजधानी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। यानी एलोरा का जो मंदिर हुआ था, एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में किया गया था। ये किसके टाइम पर हुआ था? तो ये लिटन के टाइम पर हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और अगर बात करते हैं रद्द कब किया गया था? तो 1882 में ये रद्द किया गया था। किसने रद्द करा था? रिपन ने रद्द करा था। ठीक है, यानी लिटन लाया था और रिपन ने रद्द कर दिया था। 1878 में आता है, 1882 में यह रद्द हो जाता है। रिपन इसको रद्द करता है, रिपन इसको रद्द करता है। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में ही की गई थी। पूना पैक्ट जो होता है वो आपको सितंबर 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है और पुणे की यरवदा जेल में होता है।
हरिजन सेवक संघ जो है वो आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। गांधी जी द्वारा की जाती है, 1932 में की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना एवं हरिजन साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन भी किया गया था। ठीक है, तो हरिजन पत्र भी निकाला गया था। और क्या किया गया था? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता है कि जो पूना पैक्ट था उस पर हस्ताक्षर किसके हुए थे, तो बी आर अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी ने नहीं करे थे, लेकिन उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने करे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन दिया था? तो आर्य समाज यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि 1877-75 के बाद 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था और वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था। ठीक है, किसने बताया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया था। अगला सवाल है, कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? यानी किस वजह से? तो देखो, बंगाल विभाजन हुआ था, इसीलिए यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो यहाँ पर ए वाला उत्तर हो जाता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को आपस में राखी बांधते हैं। 7 अगस्त स्वदेशी आंदोलन की स्टार्ट 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। बंगाल विभाजन किसके टाइम पर? 1905 में कर्जन के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, कर्जन के द्वारा। अगला है फवायदुल फवाद, जिसकी रचना अमीर हसन अल सिज्जी ने की, इसमें किसकी बातचीत का विवरण मिलता है? तो देखो, यहाँ पर फवायदुल फवाद क्या है? जिसकी रचना अमीर हसन सिजवी ने की। ठीक है, किसकी बातचीत का वर्णन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन देखने को मिलता है। निजामुद्दीन औलिया अगर बात कर लेते हैं, इनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। ये मतलब इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद थे। ठीक है, और ये किनके गुरु थे? ये अमीर खुसरो के गुरु थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये दिल्ली में इनकी दरगाह देखने को मिलेगी। ठीक है, दिल्ली में दरगाह इनकी देखने को मिलेगी। देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। इसे इनके निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन? बाबा फरीद। और मीर खुसरो के गुरु कौन? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक हो जाता है? तो मध्य प्रदेश का एक आपका कौन सा? बालाघाट हो जाता है, जो तांबे, जैसे आपका खेतड़ी की खान आपका राजस्थान में देखने को मिलती है, वो भी तांबे के लिए फेमस हो जाती है। तो मध्य प्रदेश तांबे का बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है वो तांबे के लिए सबसे सर्वाधिक उत्पादक उत्पादक क्षेत्र हो जाता है। और वैश्विक स्तर पर चिली देश जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश हो जाता है। अगर देशों में पूछता है तो चिली जो होता है, चिली कंट्री, वो जो आपका साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा चिली, वो आपका क्या है? सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो ये होता क्या है? तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र ही होता है। ITCZ, यानी विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, क्षेत्र होता है। हिमालय की कंचनजंघा शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाती है? तो कंचनजंघा की आपकी कितनी हो जाती है भाई?
तो कंचनजंगा की 8598 हो जाती है। बाकी तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की 48.86 मीटर हो जाती है। फिर 86 आपकी K2 की हो जाती है। कंचनजंगा की 8598 मीटर हो जाती है, कंचनजंगा की हो जाती है। कंचनजंगा आपका महान हिमालय या वृहद हिमालय की चोटी हो जाती है। कंचनजंगा अगर बात कर लेते हैं, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। ठीक है, विश्व का तीसरा हो जाता है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा हो जाता है। किस दाब पेटी को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका होता है उपोष्ण उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। इस दाब पेटी को अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और जो भूमध्य वाला जो निम्न दाब पेटी होती है, वो आपका भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी 5 डिग्री दक्षिणी के मध्य होता है। इसमें शांत हवाओं की पेटी भी कहा जाता है। यहाँ अत्यंत शांत हवाएं बहती हैं। उपध्रुवी निम्न वायुदाब वाले में अगर पूछता है, तो ये उपध्रुवी वाला अगर ये पूछता है, तो ये हो जाता है कि वो 60 से 65 अक्षांशों के मध्य गोलार्धों पर पाई जाती है। इस बेल्ट पर निम्न दाब सक्रिय अभिकेंद्रीय बल के कारण बनता है। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? नारियल का, ताड़ का, केवड़ा का, एंगार का वन में, कौन सी वन में ये वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव जो वन होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ताड़ का वृक्ष, नारियल का, केवड़ा का, एंगार। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो मैंग्रोव जो क्षेत्र है, वो आपका मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन होते हैं वह। चलो भाई आगे। कौन सा जो अधिकार है वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो, एक 1978 में आपको याद रखना है, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, संपत्ति का अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार बना दिया गया था। यही आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से मतलब आपका क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, तो यही वाला हो जाता है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर इसको डाला गया था किसमें? आर्टिकल 300A में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। भाग अगर पूछ लेता कौन से भाग में डाला गया, तो भाग आपका 12 में ये कर दिया गया भैया, परिवर्तन कर दिया गया कुछ। ठीक है, चलो भाई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से निम्न भागों में कौन सा भाग है मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच में संबंधों से संबंधित है? ठीक है, तो भाग 11 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग 11। भाग 5 तो संघ के बारे में बताता है। भाग 9 आपका यहाँ पर किसके बारे में बताता है भाई? भाग 9 जो है किसके बारे में बताएगा? 9 आपका पंचायतों के बारे में। भाग 7 जो है, भाग 7 किसमें? तो ये राज्य सरकार के स्टेट के बारे में बताता है, राज्य सरकारों के बारे। भाग 8 आपका यूटी के बारे में बताता है। भाग 10 आपका SC ST के बताता है। भाग 11 आप संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। और भाग 15 आपका निर्वाचन आयोग बताता है, निर्वाचन आयोग के। और भाग 5 तो पता है, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 2 नागरिकता, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 11 हो जाएगा। ठीक है, भाग 11। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो कितने होना चाहिए भाई? तो 20 आपके प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति वाले में 50-50 होता है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ये आपका इसका उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हती मतलब ठीक है, वह लाभ के पद पर ना हो। ये सारी चीजें कंडीशन यहाँ पर होती हैं। ठीक है,
चलो भाई आगे, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने रूपों में विभाजित है? तो 3 रूप हो जाते हैं आपका, ग्राम पंचायत और फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद हो जाती है। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और ग्राम पंचायत में अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना है, कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष वो पूरी कर चुका होना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों तथा कार्यों के आवंटन को परिभाषित करता है? तो ये 7वीं अनुसूची में बोला गया है, ठीक है। इसमें आपका 7वीं अनुसूची में बोला गया, इसमें 3 भागों में बांटा गया आपका, संघ सूची के विषय, ठीक है, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। बाकी कुछ जो बच जाते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में डाला जाता है, जो विशेष मतलब जैसे आपका परमाणु वाला हो गया, ठीक है, ये आपका जो साइबर सुरक्षा हो गया, ये सब आपके अवशिष्ट सूची में डाले जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, बाकी चीज़ें तो पता है, 5वीं जो अनुसूची है इसमें आपका SC ST के बारे में बताया गया। 6ठी अनुसूची में जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC ST के प्रशासन वगैरह बताया गया 6ठी में। 7वीं हो गया। 8वीं में आपका भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल रूप से मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाती हैं। TASE 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अंतर्गत सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो आपका कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाता है। अगर यहाँ पर चलो आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, हाँ, कौन सा विकल्प है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अच्छा, कौन सा रीजन है जो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा हो जाए, रीजन बताया गया? तो ये हो जाता है जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी, ठीक है, डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या, और अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम बात करना चाहते हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय आय जो है वो आपका राष्ट्रीय आय कैसे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम जो है राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या से हम भाग कर देते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या को हम भाग कर देते हैं, तब हमें पता चल जाता है पर कैपिटा इनकम। किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो तब चलाती है जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, मतलब व्यय ज़्यादा हो जाएगा तभी तो घाटा होगा। जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है, ठीक है। संतुलित बजट एक होता है, उसमें बजट प्राप्तियां और बजट व्यय इक्वल होते हैं। बचत का बजट क्या होता है? इसमें बचत बजट जो होता है प्राप्तियां अधिक होती हैं, बजट व्यय कम होता है, ठीक है। और घाटे का बजट क्या होता है? बजट प्राप्तियां कम होती हैं और बजट व्यय अधिक हो जाता है। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो हाई यील्ड वैरायटी ने उच्च उपज वाली किस्म, यहाँ पर ये ए वाला उत्तर सही हो जाता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पर और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, जो आपका अमेरिका के रहने वाले थे। मैक्सिको उनकी कार्यस्थली हो जाती है। चलो, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण, ये संयोजी ऊतक जो होता है, ऊतक के उदाहरण को पहचाने। संयोजी ऊतक, तो ये आपका जो बोन्स होती हैं ये भी आपके संयोजी ऊतक में आती हैं। संयोजी ऊतक जैसे आपका ब्लड भी एक का तरल संयोजी ऊतक हो जाता है, ठीक है, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बोन्स। और दूसरा अगर पूछता है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? तो ये लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है, BBL यानी लिगामेंट। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन जोड़ता है। कौन? टेंडन जोड़ता है, ठीक है, टेंडन जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। चलो भाई, दूध किसका अच्छा स्रोत होता है? तो दूध में क्या क्या भाई मिलेगा?
तो दूध में देखो, दूध में क्या क्या मिलता है, तो आयरन तो नहीं मिलता है, आयरन वाला काट दो, ठीक है। फिर आपका फाइबर भी नहीं होता है, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, दूध को संतुलित आहार कहा जाता है। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दूध, जो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो भाई, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस किस परिघटना के कारण होता है, कौन सी वजह से होता है, तो इसमें प्रकाश का विक्षेपण, परावर्तन और प्रकीर्णन या अपवर्तन किसकी वजह से, प्रकीर्णन के वजह से होता है। आकाश का रंग नीला वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायु में कण नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, इसीलिए आपका सी उत्तर हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, टाका, पीतल, कांसा, ये चांदी नहीं है, ठीक है। टाका कैसे बनता है, तो ये टिन और सीसा से बनता है, टिन और प्लस सीसा से बनता है, कौन, ये टाका। कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और टिन से बनता है, तांबा और टिन से कांसा बनता है। और पीतल कैसे बनता है, तो आपका पीतल बनता है तांबा से और प्लस जस्ता से बनता है, तांबा प्लस जस्ता से बनता है। तो तांबा और जस्ता पीतल, टिन और शीशा टाका, और टिन और तांबा कांसा, ठीक है। सीसा में, ये क्या लिखा, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, शीशा में, ये क्या है भाई, शीशा में तो उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तोलक एक बुनियादी मशीन है जो कम से कम प्रयास के साथ में कुछ काम करने के लिए प्रयोग की जाती है। शीशा जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण हो जाता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जैसे इसमें क्या, जैसे कैंची, प्लास, शीशा, ये सब आते हैं। अच्छा, ठीक है, उत्तोलक से ये सवाल पूछा गया आपसे। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था इन्हें, राजा रवि वर्मा को। शकुंतला नायर महिला और ए लेडी प्लेइंग स्कॉर्बट इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती। ये कुछ पूछा गया है। पद्म विभूषण 2000, प्रभा अन्य, ये आपसे प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित हो जाती, प्रभा अन्य की किराने की दुकान थी, तो ये किराना घराना हो जाता है, ठीक है। इंदौर घराना मध्य प्रदेश, किराना घराना उत्तर प्रदेश, आगरा घराना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रभा अन्य किससे हो जाती है, किराने घराने से हो जाती है। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो भगोरिया आपका मध्य प्रदेश से हो जाता है, मध्य प्रदेश से हो जाता है। बाकी मध्य प्रदेश में गणगौर, शुआरा, मालवा उत्सव, ये सब देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था, तो गोलकुंडे के किले का निर्माण काकतीय वंश के शासकों के दौरान किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। काकतीय वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तेलंगाना के कुछ और जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे रामप्पा मंदिर, वारंगल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार, मकबरे, हजार खंबा स्तंभ मंदिर और कर्म घाट हनुमान मंदिर, ये सब आपके कहाँ पर, ये सब तेलंगाना में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, कंदरिया महादेव मंदिर में किसके जो मंदिर में अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था, यानी कौन था, जहाँ केवल राजा और उसके परिवार के लोग पुजारी एकत्रित होते थे। हाँ, तो सिंपल सा यार, गर्भगृह, ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, तो ये गर्भगृह जो कंदरिया महादेव मंदिर में गर्भगृह अनुष्ठानिक पूजा का स्थल था और स्थान था, जहाँ केवल राजा और उसके परिवार के लोग पुजारी एकत्रित होते थे, ठीक है। ये आपका जो कंदरिया महादेव खजुराहो एमपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बना हुआ है, यह भगवान शिव को समर्पित है। चतुर्भुजाकार मंदिर भी कहा जाता है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल भी किया गया है, ठीक है।
किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो ये कौन सा संगठन हो जाता है? तो इस वेतन की बात हो रही तो यहाँ पर वेतन तो श्रम वाला लगाओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में जिसकी स्थापना होती है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपका हेडक्वार्टर हो जाता है। आईएलओ को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया कब? 1969 में इसे आईएलओ को मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, जैसे वो जो नहीं हेनरी ड्यूनेट ने जो रेड क्रॉस संस्था बनाई उसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस संगठन द्वारा एक पहल इस रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? किस संगठन द्वारा की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई है। और यहाँ पर ठीक है, तो ये आपको कौन सी ये मतलब ये इसके विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2007 को मनाया गया। सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका नाम आर्यभट्ट हो जाता है। 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, और ये 1976 और 1997 के मध्य भारतीय 2 रुपए के बैंक नोटों के पीछे दिखाई दी। अच्छा, 2 रुपए के नोट पर इसको चला दिया गया, चलो दिखाया गया। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये देखो नई दिल्ली में लगाओ, बाकी 2 जगह ऑप्शन दिया गया। तो ये 2010 हो नहीं सकता, 1991 और आपका नई दिल्ली में ये प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। और एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1991 में 51 में किया गया। और 20वें एशियाई खेल 2026 में ये आपका नगोया जापान में किया गया। ठीक है, और जो आपका 21वें एशियाई खेल होंगे 2030 में वो आपके दोहा कतर में होंगे। तो ये आपके सवाल बन सकते हैं, जैसे आपका करंट का भी है कि 20वां वाला जो है एशियाई खेल कहाँ पर 2026 में होगा और ये आपका कहाँ पर होगा? तो नगोया जापान में होगा। और 21वां वाला एशियाई खेल 2030 में ये दोहा और कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाता है? तो 56वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो 56वां वाला आपका छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, अब तो कितने हो गए? 58वां टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व को 58वां वाला घोषित किया गया है। अगला सवाल है यहाँ पर एनएचआरसी के नवे अध्यक्ष कैसे बनाया गया है? तो एनएचआरसी के आपके जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम जी बनाए गए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और ये नवे अध्यक्ष बनाए गए हैं इसके। ठीक है, जैसे कुछ जैसे इसरो के अध्यक्ष बनाए गए, इस इसरो के कौन है? सोमनाथ थे लेकिन उनके जगह पे दूसरे आ गए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक का निधन 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका? तो कौन थे भाई? इनका नाम था एम.टी. वासुदेव नायर करके इनका निधन हो गया। मलयालम लेखक थे, 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। अगला सवाल है यहाँ पर किस भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता ने अपने कन्नड़ लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये हैं आपके कौन हो जाते हैं? बानू मुस्ताक हो जाती हैं, बानू मुस्ताक। हार्ट लैम्प इनकी एक क्या है? लघु कथा संग्रह है। ठीक है, और कन्नड़ भाषा में है। ठीक है, तो ये लेखिका हैं और यहाँ पर इन्हें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, बानू मुस्ताक को दिया गया है। एसबीआई ने एसबीआई इनोवेशन
जीसी किस फिनटेक इवेंट में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसमें भैया? सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इसने लॉन्च किया है। किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है? तो ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं कनक बुधवार है। ये भैया नाम कौन सा है? कनक बुधवार जी। ठीक है, चलो भाई। दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा निगरानी उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये आपका फॉल्कन 9 से लॉन्च किया है। किसने? साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आपका यहाँ पर पूछा गया कर्नाटक सरकार ने किस दिन को कंप्यूटर ऑपरेटर दिवस घोषित किया है? तो ये आपका 26 दिसंबर को घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 दिसंबर को। ठीक है, 27 दिसंबर को। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? आधन भिन्न हो जाएगा। इसमें तो बहुत सिंपल है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानापन्न कहा जाता है। ठीक है, जो बंजर वगैरह, तो जहाँ पर मतलब जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं हो, किंचन होता है। यदा और कदा का सही युग्म बताना है। तो यदा मतलब जब, और कदा मतलब कब, जब कब। ठीक है, जब कब सी वाला सही हो जाता है। नौकरी खाला का घर नहीं है, इसमें और का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये होता है नौकरी करना आसान काम नहीं है। ठीक है, नौकरी खाला का घर नहीं है। ठीक है, अक्षय वाट के रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो अक्षय वाट के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? प्रभा खेतान हो जाते हैं। कौन भैया? प्रभा खेतान हो जाते हैं। अक्षय वाट के रचनाकार हो जाते हैं, प्रभा खेतान हो जाते हैं। ये आपके पैराग्राफ हैं, ये आप ही को करने हैं। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।